रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब हमारा जो टॉपिक है ना वो है एट्रोफी। बेसिकली हमारे पास जो हाइपरप्लेजिया का एक पॉइंट मिस हो गया था वो ये था कि देखिए, जब हमारे पास कोई स्ट्रेस है या जो भी इन्फ्लुएंस बेसिकली जो हाइपरप्लेजिया करवा रहा था, अगर हम उस स्ट्रेस को रिमूव कर दें तो हाइपरप्लेजिया डिसअपियर कर जाता है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ सेल्स जो है नॉर्मल वो रिस्टोर हो जाते हैं। अच्छा खैर, एट्रोफी हम पढ़ते हैं। एट्रोफी क्या होता है? आपने एट्रोफी हम हमेशा से ही पढ़ते आ रहे हैं। वो ये होता है कि हम कहते हैं कि जी कोई मसल हम यूज़ नहीं कर रहे तो उसका साइज़ डिक्रीज़ कर जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो एट्रोफी होता क्या है बेसिकली? उस मसल या वो जो सी भी ऑर्गन है जिसका साइज़, जिसकी एट्रोफी हो रही है, यानी जिसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, उसमें होता ये है कि उसके जो सेल्स होते हैं उनका नंबर और उनका साइज़ डिक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल सेल ऑर्गन का साइज़ डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, अब एट्रोफी के जो है, और ये भी याद रखना है कि एट्रोफी वाला जो भी ऑर्गन है या मसल है या जो भी है, वो हमारे पास उसका जो फंक्शन है ना वो बेसिकली कम हो जाता है, बट वो डेड नहीं होता। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि कॉजेज़ क्या होते हैं एट्रोफी के, कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जो एट्रोफी कॉज करेंगे। ठीक है, उसमें ये होता है कि सबसे पहले नंबर 1 कि जब हम एक ऑर्गन को यूज़ में नहीं लेके आते, ठीक है, उसके ऊपर हम वर्कलोड जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, तब हमारे पास हो जाती है। देन उसके बाद हमारे पास सेकेंड बात ये होती है कि हमारे पास जो इनर्वेशन हो रही है, यानी जो नर्व सप्लाई है वो लॉस्ट हो रही है, उसकी वजह से हमारे पास एट्रोफी हो सकती है। उसके अलावा जो है हमारे पास अगर ब्लड सप्लाई जो है वो भी जो है लॉस्ट हो जाए या डिमिनिश हो जाए तो उसकी वजह से हो सकता है। उसके अलावा जो है हमारे पास अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा किसी मसल को, किसी सेल को वगैरह को, तो उसका साइज़ तब डिक्रीज़ हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास जो एंडोक्राइन स्टिमुलेशन और एजिंग के साथ साथ भी जो है हमारे पास ये हो जाता है, एट्रोफी हो जाती है, यानी लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन के साथ और एजिंग के साथ। अब हमने कहना है कि इसमें जाहिर सी बात है, जैसे कि हमने हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी पढ़ी है, उसमें हमें पता कि फिजियोलॉजिक भी होते हैं, पैथोलॉजिक भी होते हैं। इसी तरह से एट्रोफी भी फिजियोलॉजिकल भी होते हैं और पैथोलॉजिकल भी होते हैं। अब इसमें हम एग्जाम्पल्स पढ़ें तो देखें, पैथोलॉजिक तो यही है कि डीनर्वेशन हो गई है, सही है, यानी जब नर्व सप्लाई डैमेज हो जाए तो तब एट्रोफी होगी। तो पैथोलॉजिक है ऑब्वियसली, यानी डिजीज़ से रिलेटेड है। जबकि हमारे पास फिजियोलॉजिक यानी जो कि नॉर्मल है वो ये है कि आपको पता है कि हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था कि थायराइड ग्लैंड जो होते हैं जब वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है बाय द 7th वीक, तो क्या होता है कि जो थायरोग्लोसल डक्ट होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये हो गया। या यूट्रस की इन्वॉल्यूशन इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस। आपको पता है आफ्टर प्रेगनेंसी यूट्रस जो है वो अपने नॉर्मल साइज़ की तरफ, मतलब जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद यूट्रस जो है दोबारा से नॉर्मल साइज़ में आ जाता है, इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस हो जाती है। तो वो भी बेसिकली एट्रोफी हो रही है, ये फिजियोलॉजिकल एट्रोफी है। ठीक है, उसके अलावा जो है हमारे पास मतलब इसी तरह से जो होते हैं ये फिजियोलॉजिक में आ जाते हैं। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि असल में ये होता क्यों है, मतलब किस तरह से इसका मैकेनिज्म क्या है। इसमें ये होता है कि जो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस है वो कम हो जाती है। ठीक है, मतलब प्रोटीन बनेगी नहीं, न्यू प्रोटीन्स बनती नहीं हैं, और जो ऑलरेडी प्रेजेंट प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे पास डिग्रेड होना शुरू हो जाती हैं। अब देखें डिग्रेड कैसे होंगी, आपको पता है हमने बायोकेम में पढ़ा था कि हमारे पास डिग्रेडेशन ऐसे होती है कि ना यूबिक्विटिन प्रोटीसोम सिस्टम होते हैं। उसमें ये होता है कि हमारे पास जो सी भी प्रोटीन जिसको हमने डिग्रेड करना है उसको टारगेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ यूबिक्विटिन। यूबिक्विटिन बेसिकली क्या होता है, दीज आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली। ये छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन्स के, जो कि जाके हमारे पास उस प्रोटीन के ऊपर लगेंगे जिसके हमने डिग्रेडेशन करवानी है, और फिर उसकी वही जो हमारे पास ये यूबिक्विटिनेटेड जो प्रोटीन होगी वो चली जाएगी प्रोटीसोम के पास। ठीक है, और प्रोटीसोम जो है उसको डिग्रेड कर देगा, और फिर बाद में वो लोकल प्रोटीजेज उसके ऊपर एक्ट करेंगे और छोटे छोटे हमारे पास पेप्टाइड फ्रेगमेंट से जो है आगे अमाइनो एसिड्स वगैरह बन जाएंगे और जो अमाइनो एसिड पूल में चले जाएंगे। तो यही बात है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगी और जो है हमारे पास डिग्रेडेशन होने लग जाएगी जो ऑलरेडी प्रेजेंट प्रोटीन है। और ये जो डिग्रेडेशन है सेलुलर प्रोटीन्स की, यही वाला पाथवे जो है ये हमारे पास प्रोटीलाइसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि जो हमारे पास किचेक्सिया इन्वॉल्व होता है ना कैंसर में, क्या होता है किचेक्सिया, क्या होता है कि हमारे पास जब मसल जो होता है ना, मसल की एट्रोफी जो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, यानी लॉस हो जाता है मसल मैस का, उसी को हम किचेक्सिया कहते हैं। तो ये भी इसी से रिलेटेड होता है, ये इसी मैकेनिज्म के थ्रू होता है। उसके बाद हमने कहना है कि एट्रोफी जो होती है वो ऑटोफेगी से भी होती है। ऑटोफेगी क्या होता है, आपको पता है कि एक सेल होता है जब हमारे पास उसकी वो खुद ही अपने आप को ही जो है ख़त्म कर देता है, मतलब खुद ही जो है अपने ऑर्गेनेल्स जो उसके अंदर मौजूद होते हैं उनको ये जो है खा लेता है, ठीक है, ख़त्म कर देता है, सही है। तो यही होता है, इसे ऑटोफेगी कहते हैं। यानी हमारे पास एट्रोफी वाली बात तो हो गई।
अब हम एट्रोफी के बाद हम पढ़ने लगे मेटाप्लेजिया। अब देखिए मेटाप्लेजिया का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा न्यू है, क्योंकि हमने पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ। उसमें ये होता है कि देखिए अगर हमारे पास एक चीज़ है, उसके अंदर एक सेल के जो टाइप है ना, वो दूसरे सेल टाइप से रिप्लेस हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, यानी देखो एपिथीलियम चेंज हो सकती है। जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ, इसकी ना बड़ी अच्छी कॉमन एग्जांपल है, दैट इज़ के स्मोकर्स जो होते हैं ना, जो स्मोकर्स होते हैं, आपको पता है कि उनकी जो, वैसे तो आपको पता है कि हमारे पास जो ब्रोंकाई या रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है ना, उसकी जो एपिथीलियम होती है, नॉर्मल एपिथीलियम, वो हमारे पास होती है कौन सी, वो हमारे पास होती है सीलिएटेड कोलमनर एपिथीलियम होती है। सही है, सीलिएटेड कोलमनर एपिथीलियम जो है वो हमारे पास बेसिकली ये रखिए, सीलिएटेड कोलमनर एपिथीलियम जो है वो नॉर्मल एपिथीलियम होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। लेकिन जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर ये एपिथीलियम नॉर्मल एपिथीलियम की बजाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम में चेंज हो जाती है। अब उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी। बेसिकली मेटाप्लेजिया का कॉन्सेप्ट क्यों होता है मेटाप्लेजिया, वो यही होता है कि उसका ना, ताकि बेहतर जो मतलब जो भी स्ट्रेस की कंडीशन है उसको अच्छे से जो है मैनेज किया जा सके, इसलिए मेटाप्लेजिया होता है। अब ये देखो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम जो नहीं आ गई एपिथीलियम, उसका फंक्शन क्या है कि ना ये थोड़ी सी रफ एंड टफ एपिथीलियम होती है। ये जो होती है जो नॉर्मल सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम थी वो काफ़ी ना, आप कह सकते हैं कि फ्रेजाइल होती है। वो जो स्मोकिंग के जितने भी आपको पता है कि केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, उनके लिए इतनी अच्छी साबित नहीं होती। लेकिन जो बाद में जब मेटाप्लेजिया का प्रोसेस होता है और वो रीप्लेस होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से, तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम स्मोकिंग के जो हमारे पास केमिकल्स होते हैं उनके खिलाफ अच्छे से, मतलब आप कह लें कि काफ़ी रफ होती है, तो उसके ऊपर इतना डैमेजिंग इफेक्ट नहीं होता। यानी आप कह लें कि मेटाप्लेजिया इज सम हाउ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इन द सेंस कि हमारे पास, और ये होता भी रिवर्सिबल है, ठीक है, ये रिवर्सिबल है एक लिमिट तक, इन द सेंस कि आप देखिए, अच्छा एक बैरर्स एसोफेगस भी एक एग्जांपल है इसकी, हमने वो भी देख लेनी पहले। आपको पता है कि हमारे पास एसोफेगस के हम हिस्ट्रो में पढ़ के आए हैं कि उसकी एपिथेलियम नॉर्मली क्या होती है, वो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है। सही है ना। अब क्या होता है कि हमारे पास अगर स्टमक से जो है, देखिए ना, ये होता है एसोफेगस और नीचे होता है स्टमक। अगर वैसे तो इनके दरमियान जैसी बात है हमारे पास वॉल्व होती है, लेकिन अगर क्या हो कि यहाँ से एसिड जो है, एसिड रिफ्लक्स हो जाए, एसोफेगस में चली जाए एसिड, तो क्या होता है कि यही जो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम थी, ये अब चेंज हो जाएगी, और चेंज हो जाती है किसके अंदर, नॉन सीलिएटेड म्यूकिन प्रोड्यूसिंग कोलमनर सेल्स में चेंज हो जाती है, यानी कोलमनर सेल्स में चेंज हो जाएगी, ठीक है, नॉन सीलिएटेड कोलमनर सेल्स में चेंज हो जाएगी। अब इसी नॉन कोलमनर सीलिएटेड सेल्स में चेंज होने का मकसद क्या है, अगेन वही बात के फ़ायदा हो सके, ठीक है, एसिड के खिलाफ बेहतर होती है ये। सही है ना। कोलमनर एपिथेलियम में चेंज हो जाएगी। अब ये कोलमनर एपिथेलियम क्या करेगी, ये म्यूकिन प्रोड्यूस करती है। म्यूकिन आपको पता है कि क्या होता है, म्यूकस प्रोडक्शन करेगा, म्यूकस में चेंज हो जाएगा, और म्यूकस आपको पता है प्रोटेक्टिव बैरियर के तौर पे एक्ट करता है। तो यानी एसिड के खिलाफ बचाने के लिए एसोफेगस से एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एपिथेलियम आई है। अब उसके अलावा जो है इसके एक एग्जांपल, अच्छा इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रेस वगैरह की वजह से ही, बल्कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उसकी वजह से, क्योंकि विटामिन ए ना असल में इन्वॉल्व होता है, हमारे पास एपिथेलियम्स जो होती है ना, डिफरेंट एपिथेलियम्स जो होती हैं, उनकी डिफ्रेंसिएशन इन्वॉल्व होता है। तो अगर हमारे पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एपिथेलियम की जो है अच्छे से जो है आप कह लें कि डिफ्रेंसिएशन ही हो पाएगी, तो भी हमारे पास स्क्वैमस मेटाप्लेजिया हो सकता है। यानी आपको पता है ना कि स्मोकर्स में ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम आ गई है, ये इसी को हम स्क्वैमस मेटाप्लेजिया कहते हैं, क्योंकि ये मेटाप्लेजिया के हम टाइप्स पढ़ रहे हैं ना आगे, मतलब एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब होता क्या है, ये भी आपने याद रखना है कि जो हमारे पास इन्फ्लुएंसेस हैं, मतलब जिस भी वजह से हमारे पास मेटाप्लेजिया वाला चेंज आया है, अगर वो इन्फ्लुएंस को हम रिमूव कर दें तो क्या होगा कि मेटाप्लेजिया रिवर्स हो जाएगा। सही है। लेकिन अगर ये हम परसिस्ट करता रहे कोई भी कॉज, जैसे फॉर एग्जांपल बैरर्स एसोफेगस में एसिड हो गया, और स्मोकर्स में स्मोक जो है, स्मोकिंग अगर कंटिन्यू रही, ये स्ट्रेस कंटिन्यू रहेगा, तो क्या होगा कि मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, कैंसर हो जाएगा। फिर जाहिर सी बात आपको पता है स्मोकिंग में, इसीलिए तो पहले स्क्वैमस मेटाप्लेजिया होता है, जब बंदे जो लोग स्मोकिंग करते हैं ना, उनमें सबसे पहले तो उनकी एपिथेलियम चेंज हो जाती है मेटाप्लेजिया एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि लेकिन अगर कंटिन्यू रहे तो फिर क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है उन लोगों को। आपको पता है ना, लंग्स कैंसर और सारा कुछ कैंसर्स वगैरह होते हैं उनको इस वजह से। उसके अलावा कोई पॉइंट मिस हो गया तो, अच्छा उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि डिसएडवांटेज भी तो होता है। ये जो हमारे पास स्क्वैमस मेटाप्लेजिया हो रहा है, इसका एडवांटेज चलिए हमने देख लिया कि वो टॉक्सिक इफेक्ट्स के खिलाफ अच्छा है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है, वो ये होता है कि हमारे पास जो हमारे पास
थी ना कोलमनर एपिथेलियम, जो और पहले सीलेटेड कोलमनर एपिथेलियम थी नॉर्मल, वो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूकस सिक्रीशन करती है, वो म्यूकस सिक्रीशन अब लॉस्ट हो जाएगी क्योंकि अब तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम आ जाएगी उसके अंदर इसमें। और जो है सीलरी क्लियरेंस होती है क्योंकि सीलेटेड होती है वो उस केस में, तो वो पार्टिकुलेट मैटर की क्लियरेंस के लिए। अब मैं एक दफ़ा आपको सिर्फ एक दफ़ा समरी बता रही हूँ उसकी, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। मेटाप्लेजिया में बेसिकली हमारे पास दो तरह के आगे एग्जाम्पल्स हैं। एक तो हमें दिया हुआ है बेरेट्स एसोफेगस और एक हमें दिया हुआ है स्मोकिंग स्क्वैमस मेटाप्लेजिया, जो कि स्मोकिंग के केस में होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, जो है ना बेरेट्स एसोफेगस, उसमें एसोफेगस की नॉर्मल एपिथेलियम जो कि हमारे पास होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, वो चेंज हो रही है कोलमनर एपिथेलियम में, नॉन सीलेटेड कोलमनर एपिथेलियम में। जबकि जो हमारे पास स्मोकिंग वाला केस है उसके अंदर नॉर्मली वो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोलमनर एपिथेलियम थी, सीलेटेड कोलमनर एपिथेलियम थी, वो चेंज हो रही है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में। तो ये आप देख लेना कि उसमें मतलब चेंजेस डिफरेंट हैं। उसके अलावा जो है बस यही चीज़ें हैं, ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास मेटाप्लेजिया वगैरह हो गया। अब 2-3 और चीज़ें हैं जो कि हमारे पास ये सारा कुछ जैसे ना लिखा हुआ था। बाकी टेथोमा में हमारे पास एक एप्लेजिया और हाइपोप्लेजिया भी है। एप्लेजिया ये है कि हमारे पास जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही थी, यानी एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में, उस दौरान सेल्स की प्रोडक्शन ही नहीं हुई, तो उसे एप्लेजिया कह देंगे किसी एक खास पर्टिकुलर ऑर्गन की जगह, ठीक है। जिसकी वजह से जाहिर सी बात है, एग्जाम्पल दी हुई है जैसा रीनल एजेनेसिस हो गई, जाहिर सी बात है फिर अगर सेल प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो वो चीज़ बनेगी नहीं, तो रीनल एजेनेसिस होगी, किडनी नहीं बन रही एक साइड की। अच्छा, हाइपोप्लेजिया यानी डिक्रीज्ड सेल प्रोडक्शन हो जाए ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, तो इसे हम हाइपोप्लेजिया कहेंगे, जिसकी वजह से ऑर्गन का साइज छोटा हो जाएगा। और इसकी एग्जाम्पल उन्होंने दी है टर्नर सिंड्रोम में स्ट्रीक ओवरी।